नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। आज हम एक ऐसे पुरातात्विक रहस्य को सुलझाएंगे जो सदियों पुराना है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विदिशा में छिपी एक बेहद दिलचस्प और विशाल संरचना की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले एक बड़ा सवाल मन में आता है। विदिशा के एक 10वीं शताब्दी के खंडहर और हमारे देश के बिल्कुल नए शानदार संसद भवन के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। हाल ही में इस प्राचीन जगह ने अचानक से पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और इसकी वजह है एक बहुत ही अजीब लेकिन हैरान करने वाली समानता। आइए देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो बाईं तरफ हमारे नए संसद भवन का वो जाना पहचाना त्रिकोणीय आकार है जिसमें 888 लोकसभा सीटों की जगह है, और दाईं तरफ हैं बीजा मंडल के सदियों पुराने खंडहर। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बीजा मंडल की प्राचीन ज्यामितीय नींव और इसका विशाल आकार एकदम हमारे नए संसद भवन के डिजाइन जैसा लगता है। ये साफ दिखाता है कि हमारी प्राचीन वास्तुकला का डीएनए आज के इस आधुनिक चमत्कार में भी किस तरह से गहराई में मौजूद है। तो आइए इस वास्तुकला के सफर में सबसे पहले बीजा मंडल की उत्पत्ति और इसकी जड़ों को समझते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस शानदार जगह की नींव चालुक्य वंश के वाचस्पति ने रखी थी और बाद में परमार वंश के महाराजा नरवर्मन ने इसका काम पूरा करवाया। असल में ये जगह मूल रूप से 8 भुजाओं वाली देवी विजया रानी को समर्पित थी, जिन्हें हम चर्चिका माता के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं देवी के नाम पर इसका नाम विजय मंदिर पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने की सदियों पुरानी परंपरा भी शुरू हुई थी। और अगर इसके आकार की बात करें तो ये 105 गज ऊंचा और करीब आधा मील लंबा था। मतलब जरा कल्पना कीजिए, ये कोई साधारण इमारत नहीं थी, एक ऐसा भव्य शिखर जो मीलों दूर से नजर आता होगा। अपने जमाने में ये यकीनन उस पूरे इलाके की सबसे विशाल और परिदृश्य पर हावी होने वाली संरचना रही होगी। लेकिन इतनी भव्यता के बावजूद इस जगह का इतिहास उथल-पुथल की कई सदियों से भरा रहा है। हमारे पास मौजूद ऐतिहासिक स्रोत तटस्थ रूप से उस पूरे कालक्रम का ब्यौरा देते हैं जब इस भव्य ढांचे पर बार बार हमले हुए। 11वीं सदी में महमूद गजनीवी से लेकर 1234 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश, 1293 में अलाउद्दीन खिलजी और फिर 16वीं सदी में बहादुर शाह तक इस जगह ने विनाश और फिर से बनने के कई भयंकर दौर देखे, और फिर अंत में 1682 में औरंगजेब के शासनकाल में इसे एक बहुत बड़े विध्वंस का सामना करना पड़ा। यहाँ ये संख्या 11 अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि 1682 में इस विशाल और राजसी मंदिर को पूरी तरह से मलबे में तब्दील करने के लिए औरंगजेब ने खासतौर पर 11 तोपों का इस्तेमाल किया था। इसे हर तरफ से निशाना बनाया गया ताकि इसकी मजबूत नींव को पूरी तरह तोड़ा जा सके। स्रोत आगे बताते हैं कि इस भारी तबाही के बाद मंदिर की नींव को समतल करके एक ऊंचा चबूतरा तैयार किया गया और उसी मलबे पर उसी मंदिर के नक्काशीदार खंभों और सजावटी पत्थरों का इस्तेमाल करके आलमगीरी मस्जिद बनाई गई। यही नहीं, उस वक्त इस पूरे विदिशा शहर का नाम बदलकर आलमगीरपुर रख दिया गया था। समय का पहिया घुमा और फिर 20वीं सदी के आखिर में ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई ने इस कहानी में एक बिल्कुल नया अध्याय जोड़ दिया। ASI के 1984-85 के आधिकारिक दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि होती है कि 1970 के दशक में यहाँ आधिकारिक तौर पर खुदाई शुरू हुई थी। इन रिपोर्ट्स में 2 मीटर ऊंचे अधिष्ठान, नक्काशीदार पैनल और कई खंडित मूर्तियों के मिलने का विस्तार से जिक्र है। ये दस्तावेज इस बात का एक बहुत ही प्रामाणिक और ठोस सबूत है कि ये जगह पुरातात्विक रूप से कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर इस पूरी कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ 1991 में आया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने खुद इसमें दखल दिया हो। भारी बारिश की वजह से मस्जिद के उत्तरी चबूतरे की एक दीवार अचानक ढह गई और उस दीवार के गिरते ही उसके पीछे सालों से छिपा हुआ एक बहुत बड़ा इतिहास अचानक दुनिया के सामने आ गया। वहां दबी हुई अनगिनत मूर्तियां बाहर आ गई। और ये खोज कितनी विशाल थी, ये नंबर 1500 सब कुछ बयां कर देता है।
1991 से 1993 के बीच चली उस खुदाई में एएसआई को मलबे के नीचे से 1500 से भी ज्यादा पत्थर के टुकड़े और प्राचीन मूर्तियों के हिस्से मिले। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये वास्तव में एक विशाल और ऐतिहासिक खोज थी। तो आइए थोड़ा और करीब से देखते हैं कि इन खंडहरों में असल में कौन से बेमिसाल खजाने छिपे थे। उस मलबे से जो निकला वो सच में अचरज में डालने वाला था। वहां 8 फीट ऊंची महिषासुर मर्दिनी की शानदार मूर्ति के हिस्से मिले, 8 भुजाओं वाले भगवान गणेश, नृत्य करती हुई सप्त मातृकाओं की मूर्तियां और सूर्य भगवान को समर्पित कई प्राचीन शिलालेख। परमारकालीन वास्तुकला की ये बेजोड़ और जटिल नक्काशी वाली मूर्तियां आज भी वहां पास के शेड और म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई हैं। अब इस एक खास शब्द पर ध्यान दें, भैलस्वामिन। खुदाई में सूर्यदेव से जुड़े जो शिलालेख मिले हैं उनका सीधा कनेक्शन इसी शब्द से है। दरअसल भैलस्वामिन भगवान सूर्य का ही एक बहुत पुराना नाम है और इसी नाम की वजह से विदिशा शहर को इतिहास में भेलसा के नाम से जाना जाता था। इससे साफ पता चलता है कि प्राचीन काल में ये पूरा इलाका सूर्य उपासना का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र हुआ करता था। एएसआई के स्रोतों से एक और बेहद रहस्यमयी चीज के बारे में पता चलता है। इन खंडहरों के ठीक पास 8वीं शताब्दी की एक प्राचीन बावड़ी मिली है, जिसके खंभों पर कृष्ण लीला के दृश्य बहुत ही खूबसूरती से उकेरे गए हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है? स्रोतों और स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक इस बावड़ी का पानी कभी नहीं सूखता, चाहे मौसम कोई भी हो। अतीत की इन अनगिनत परतों को खोलने के बाद अब हम आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं कि इस अतीत का पुनर्निर्माण कैसे हो सकता है। ये नंबर 72 इस जगह की आज की स्थिति को पूरी तरह से साफ कर देता है। स्रोतों के अनुसार पिछले 72 सालों से ये पूरा ऐतिहासिक स्थल आम जनता के लिए बंद पड़ा है। यहाँ ताला लगा हुआ है। इस जगह को साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार खोला जाता है, वो भी नागपंचमी के खास मौके पर, केवल पूजा के लिए। लेकिन क्या इन खंडहरों को फिर से उनके असली और भव्य रूप में देखा जा सकता है? मशहूर पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर नारायण व्यास का नजरिया बहुत ही उम्मीद जगाने वाला है। उनका मानना है कि जो 1500 टुकड़े हमें मिले हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर आधारित रेखांकन करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से 15 फीट का एक शानदार 3D मॉडल तैयार किया जा सकता है। मतलब हम सच में भौतिक और डिजिटल रूप से देख पाएंगे कि वो भव्य मंदिर असल में कैसा दिखता था। ये अतीत को जीवंत करने का एक अद्भुत तरीका होगा। और अब चलते चलते एक ऐसा सवाल जो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। विशेषज्ञों का एक मजबूत सिद्धांत है कि बीजा मंडल के ठीक बगल में जहां आज कचरे का ढेर है, क्या उसके नीचे 8वीं शताब्दी का एक प्राचीन विशाल प्रतिहार युगीन सूर्य मंदिर आज भी दबा हो सकता है? क्या भविष्य की खुदाई में कोई ऐसा खोया हुआ सूर्य मंदिर पूरी दुनिया के सामने आएगा? ये एक ऐसा दिलचस्प रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, इतिहास हमेशा अपने भीतर कुछ नया समेटे रहता है, बस इंतजार है तो उसे खोज निकालने का।